हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा पुनः आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट चरण पर हम लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था रिलेशंस एंड फंक्शंस पर, जिसमें हम लोगों ने रिलेशंस और उसके टाइप के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं इस रिलेशंस में। तो उसमें सबसे पहला नाम है, तो देखो बेटा, ये इक्विवेलेंस क्लास हम लोगों का नेक्स्ट चर्चा का विषय है। तो यहां पर एक जो वर्ड यूज हुआ इक्विवेलेंस क्लास, इससे क्या मीनिंग निकलता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं, मान लो बेटा एक सेट एस है, ठीक। अब इस सेट के बहुत सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो ऐसे सबसेट्स जो क्या करें, इक्विवेलेंस रिलेशंस फॉर्म करें और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो वो कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंस क्लास। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट टू ईच अदर हो, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं वो क्लास इक्विवेलेंस क्लास है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे कहूं कि एक सेट बनाया है जिसमें क्या है कि सारे चिल्ड्रन हैं प्लेइंग इन अ प्लेइंग ग्राउंड। मतलब यहां पर हमने लिख दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? इसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, उसका नाम क्या है? ऑफ द सेम एज। तो ऑफ द सेम एज में अब हमने एक रिलेशन बनाया कि जिसमें सारे 2 इयर्स के बच्चे रख दिए, और दूसरा एक सेट बनाया जिसमें 5 इयर्स के बच्चे रख दिए। अब देखो बेटा, यहां पर और यहां पर ये दोनों ही रिलेशन कैसे हैं? दोनों ही रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों भाई? इक्विवेलेंस कैसे हैं, कैसे पता चला तुमको कि इक्विवेलेंस है? तो देखो कि यहां पर हम लोगों का, मैं आपसे कहूं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। कैसे पता चला? जैसे हमने कहा कि राम इज ऑफ द सेम एज ऑफ राम। मतलब कोई पर्सन की एज खुद की एज के बराबर तो होती है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैंने कहा कि भाई राम इज ऑफ द सेम एज एज श्याम। इसका मतलब बेटा क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि श्याम इज ऑफ द सेम एज ऑफ राम। मतलब ए से बी की ओर है तो बी से ए की ओर भी है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव में मैंने कहा कि राम की एज श्याम के बराबर है, श्याम की एज मोहन की एज के बराबर है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि राम और मोहन की एज आपस में बराबर हो गई। ठीक है ना? सिंपल बात है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इज ऑफ द सेम एज रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, और इक्विवेलेंट रिलेशन को हम लोग इस तरीके के सिंबल से शो करते हैं। ठीक है? अच्छा, आप देखो
तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें सारे बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया, एक सेट बना लिया जिसमें 2 ईयर सारे बच्चे हैं, और एक दूसरा सबसे बनाया जिसमें 5 ईयर्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो दोनों की एजेस बेटा आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि दोनों की एजेस जो हैं वो भले डिफरेंट है, लेकिन दे आर फॉर्मिंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और देखो ये सारे बच्चों में से एक मैंने 2 ईयर के छांटे हैं और एक 5 ईयर के छांटे हैं, तो दोनों एक ही सबसेट ऑफ एस है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर बिलोंगिंग टू सेम क्लास। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों सेट हैं दे आर बिलोंगिंग टू सेम क्लास, या कह देते हैं इक्वी वैलेंस क्लास। समझ में आ गई बात आप लोगों को। बेटा दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक सेट एस है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके जो एक सबसेट्स हैं उसमें मैंने एक रिलेशन बनाया। एक इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है, विथ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अच्छा आप जरा देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं एक मैंने क्लास जो बनाया उसमें सारे ट्रायंगल्स ले लिए हमने, मान लीजिए एक रिलेशन R1 बनाया विच कंटेन ऑल द ट्रायंगल्स। एक रिलेशन मैंने R2 बनाया, वो क्या है, वो ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो बेटे कि ये भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, ऑल दी ट्रायंगल्स। अब देखो भाई सेम नंबर ऑफ साइड है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। जरा बेटे R2 पे आ जाओ। R2 क्या है, ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब जितने भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हैं वो इसमें है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, लेकिन दोनों एक ही सेट के सबसेट्स हैं, तो दे आर फॉर्मिंग एन इक्विवेलेंस क्लास। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हो गया कि एक किसी भी सेट से हम रिलेशंस बनाएं और उनमें से जो जो रिलेशंस इक्विवेलेंट रिलेशन होंगे दे ऑल विल सेट टू बी इक्विवेलेंस क्लास। बात समझ में आ गई आप लोगों को, एग्जाम्पल क्लियर है ना। बेटा हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होता है बेटा, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर बी है और एक तीसरा नंबर एम है। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर ए को एम से डिवाइड करें और बी को एम से डिवाइड करें और दोनों में रिमाइंडर जो है वो सेम आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। मतलब इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, तो इसका मतलब बेटा वही है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी ए माइनस बी है
ये m से क्या हो रही बेटा, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। अच्छा एक बात जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे हमने कहा 7 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे रिमाइंडर 1 आएगा। और मैं 16 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। अब देखो ऊपर क्या लिखा है 7, ये लिखा है 16, मॉड ऑफ 7 माइनस 16 क्या हुआ, आप कहोगे 9। 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 3। समझ में आ गया बेटा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो आपको समझ में आ गया है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m का एक रिलेशन जो ये है, ये हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। और जरा देखें कैसे, जैसे हमने तुझे कहा कि शो दैट a माइनस बी, ऐसे ना बोल के थोड़ा चेंज कर दें, a कॉन्ग्रुएंट b mod 5 is an equivalence relation। ठीक है। अब देखो भाई कितना सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट मॉड एस को हमेशा आपको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या करना चाहिए भाई, सिंपल देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसका मतलब होता है बेटा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा हमने क्या किया, इसका तरीका बेटा क्या होता है, हमने कहा कि भाई a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है तो क्या करोगे, b के स्थान पे a रख दो, तो a माइनस ए कितना आया, 0। 0 इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये जो दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का रिलेशन है मॉड 5 पर, ये क्या हो रहा है, डिविजिबल बाई 5 हो रहा है, मैंने रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो बेटा मैंने कहा कि a माइनस बी जो है ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a माइनस बी क्या हो गया, 5 के हो गया। ये तो मतलब हुआ भाई, इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि a माइनस बी जो है वो या तो 5 के होगा या -5 के होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, b माइनस ए जो होगा वो -5 के होगा या +5 के होगा। तो तुमने देखा कि भाई अगर a माइनस बी जो है 5 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन यही तो कहता है कि अगर a b से डिविजिबल है और b a से डिविजिबल है होना चाहिए तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब देखो बेटा मैंने कहा कि भाई a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी जो है क्या है, वो भी 5 से डिविजिबल है। जरा दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने में क्या मिल जाएगा, a माइनस सी, 5 कॉमन आ जाएगा, k प्लस के डैश, जहां पे k और k डैश दोनों कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ 5 यहाँ पे है। तो ये कह सकते हैं कि a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड, तो a c से भी रिलेटेड हो गया, माने ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अच्छा ये होल रिलेशन क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है एकदम। अच्छा अब जरा देखो, देखो बेटा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है
जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक दिए हुए हैं, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई जो है वो 0 के बराबर। अब आपको पता करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो भाई कैसे अटेम्प्ट किया जाए? सबसे पहले क्या करो, आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो तुम यहां पे देख रहे हो कि बेटा 3x की वैल्यू y है, तो पहला मैंने एलिमेंट लिखा 1, तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट लिखा 2, y कितना हो जाएगा? 6। फिर तीसरा एलिमेंट में लिखा 3, जब 3 लिखा तो y कितना हो जाएगा? 9। 4 लिखा तो 12। जैसे ही बेटा 5 लिखेंगे यहां पर, तो अगर x की वैल्यू 5 लिख दे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो 15 इस सेट A में तो है नहीं, इसका मतलब जो रिलेशन बनेगा वो 1 3 2 6 3 9 4 12 माने टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। अब जरा देखो कि इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैंने कहा था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव देखने की तरीका होता है कि बेटे इसके जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 14 तक, तो इनकी मिरर इमेज मौजूद होनी चाहिए। मतलब इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 और 14 14 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर मैंने कहा था अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। बेटा 1 3 दिया है, क्या 3 1 दिया है? नहीं दिया है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने कहा था कि अगर कोई भी कनेक्शन एलिमेंट्स के बीच में नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर रिलेशन है तो उसमें ये देखना होता है कि ए अगर बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, और अगर हम ये शो कर दें कि ए जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अब देखो बेटा 1 3 दिया हुआ है और 3 9 दिया हुआ है। देखो 3 और 3 कैंसिल कर दो तो 1 9। क्या इस रिलेशन में 1 9 दिया है? नहीं दिया हुआ है। 1 3 से रिलेटेड, 3 9 से रिलेटेड, बट दिस डजंट इंप्लाई कि 1 इज रिलेटेड विद 9। इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, अभी मान लो बेटा इसी क्वेश्चन पे मैं तुमसे कहता कि मैंने कहा कि यहां पर जो रिलेशन आप बना रहे हैं वो है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, और x की वैल्यू क्या है? 4 से छोटी है। सेम सेट है बेटा 1 से 14 तक का। तो इसका रेशनल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? तो रेशनल फॉर्म हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखो तो y हो जाएगा 6, 2 रखो 7, 3 रखो 8, और 4 रखो तो 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x लेस देन 4 है। तो फाइनली यही तो हो गया। तो फाइनली रिलेशन को आप देखिए तो 1 6 2 7 3 8 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 टिल 14 14 इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, माने 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखने के लिए मैंने कहा सेकंड एलिमेंट देखो, हर एक सेट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट किसी से कनेक्टेड है, हर ऑर्डर पेयर का। यहां 6 लिखा है, यहां 2 लिखा है, 3 नहीं है। 7 यहां पे है, कोई फर्स्ट एलिमेंट 7 दिया है? नहीं है। 8 नहीं है। तो इसका मतलब इन सारे एलिमेंट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो मैंने ट्रांजिटिव होने की शर्त बताई थी, या तो कनेक्शन हो, तो कनेक्शन कैसा हो? एक ट्रायंगल बन रहा हो, मतलब ए बी से हो, बी सी से हो, तो ए क्या हो? सी से हो, या सी ए से हो। ए बी से, बी सी से, तो ए क्या होना चाहिए? सी से होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव होता था। या फिर मैंने कहा था कि इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो,
मैं यहां तू वहां ए बी लिखा है और ये लिखा है सी डी लिखा है, तो भाई इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। तो देख रहे हो इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, और कोई भी कनेक्शन ना होने के कारण क्या हो गया, ये जो रिलेशन बेटा है वो आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अच्छा, अब बेटा देखो इसी सेट में बात कर रहे हैं, हमने ये लिखा आर एक्स कॉमा वाई है, और एक्स कॉमा वाई कैसा है, y is divisible by x। देखो भाई, अब हमें पता करना है, सेट दिया हुआ है, मान लो सेट छोटा कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं 1 से लेकर 6 तक कर दे रहे हैं। अब जरा देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले y is divisible by x, मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 लिख दूं, तो 1 से डिविजिबल होता है ना, पहला एलिमेंट हो गया। फिर मैंने y को लिखा बेटा 2, तो 2 किससे डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, और 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है। फिर मैंने लिखा y को 3 लिखा, तो 3 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। फिर मैंने y को लिखा 4, तो 4 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, और 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है। फिर 5 लिखो बेटा, तो 5 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। फिर लिखा 6, तो 6 किससे है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, आपके सामने ये रिलेशन जो है वो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सेट आपका 1 से 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो बेटा रिफ्लेक्सिव हो गया, कैसे हो गया भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, मैंने सारे एलिमेंट्स के डबलेट दिए हुए हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 6 दिखाई पड़ रहा है लेकिन 6 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव देखो बेटा है कि नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्यों है भाई, देखो आइडेंटिटी तो मौजूद है, तो आइडेंटिटी को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। तो सिर्फ देख लो बेटा जो अलग एलिमेंट, जैसे मान लो 1 3 है, ये देखो 3 3 दिया हुआ है, तो 1 3 3 3 1 3 माने 1 3 को दो बार लिख दो सेट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसका पेयर मिल गया। देखो 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 फिर मिल गया, 1 5 5 5 1 5 हो गया, 2 6 6 6 2 6 मिल गया। मतलब हर एक, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो फाइनली ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात आप लोगों को? देखो बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, इसमें एक रिलेशन, एक सेट 1 2 3 4 है, उसका एक सबसेट बनाया गया है, एक क्रॉस ए करके 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 दिया हुआ है। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। ये एनडीए एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जरा देखो, सबसे पहले लिखा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस। देखो भाई मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 4, तो 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसका मतलब ये रिलेशन तो पहली बात हो गया रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद हो गया इसके अंदर। अब जरा देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो भाई जिसमें नॉट सिमेट्रिक है
ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो मजबूरी अब मन है तुम्हारा कि ट्रांजिटिव चेक करो या ना चेक करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के बाद में जो नॉन आइडेंटिटी वाले हों उनको देख लेना चाहिए। देखो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ पे मौजूद है, तो ट्रांजिटिव तो हो गया। तो तुमने सीधे ऑप्शन बेटा सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फाइनली समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन करने हैं बेटा इसका, ठीक है। देखो बेटा अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सेट तुम्हारे सामने ए लिखा है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिखे हैं, एक रिलेशन जो कि ए क्रॉस ए का सबसेट है वो हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। मैंने एक रिलेशन लिया R1, इसमें 1,1 1,2 1,3 दिया था। दूसरा रिलेशन ले लिया हम लोगों ने 1,2 2,3 3,4 और 4,4। फिर देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक रिलेशन R3 ले लिया, इसमें ले लिया 1,1 2,2 3,3। एक रिलेशन R4 भी ले लिया जिसमें 1 1 2 1 4 1 और 3 1 दिया हुआ है। देखो बेटे इसमें सबसे पहला जो रिलेशन है इसमें आप देख रहे हो 1 जो है वो कई लोगों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 1 इज एसोसिएटेड विद 1, 1 इज एसोसिएटेड विद 2, 1 इज एसोसिएटेड विद 3। जरा इसमें देखो बेटा 1 2 2 3 3 4 4 4 दिया है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से बनाऊं तो ये पूरा पूरा कंप्लीट सेट ए आ गया। और ये क्या हो रहा है बेटा, इसमें देखो 1 जुड़ा हुआ है 2 से, 2 जुड़ा हुआ है 3 से, 3 जुड़ा हुआ है 4 से और 4 जुड़ा हुआ है 4 से। तो आप देख रहे हो इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखे हुए है। मतलब इसमें एक एलिमेंट सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली हमने क्या कह दिया, हम लोगों ने कह दिया कि ये जो रिलेशन है दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, और इस रिलेशन का आज से नाम पड़ा जा रहा है फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी भी एलिमेंट की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी एक से अधिक इमेज नहीं होगी, और जिस सेट पर डिस्क्राइब हो रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट यूज किए जाएंगे। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा था, सेट ए है 1 2 3 4, हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए टू ए कर रहे हैं। अब देखो बेटा ए टू ए जो रिलेशन होगा तो इससे पहले में क्या आ गया 1 2 3 4, दूसरे में भी क्या आ गया 1 2 3 4। देखिए तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जिसमें लाइक कर रहे हैं कहलाता है डोमेन, और ये कहलाता है आपका कोडोमेन। अब देखिए इसमें क्या था, थर्ड पार्ट में 1 1 से जुड़ा हुआ है, 2 2 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ है। तो देखो बेटा इसमें जो 4 है ये बेचारा
अकेला रह गया। अकेला क्यों रह गया? क्योंकि इसका कोई भी साथी नहीं है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा आप देखो जरा सा, मैं तुमसे कहूं जरा थर्ड एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिखा है, यहां भी 1 2 3 4 लिखा है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा था? 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1, मतलब 1 2 3 4 सबसे एक ही आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वो आउटपुट क्या बेटा? 1 है। तो और दूसरी बात है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के सारे एलिमेंट भी इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। तो ये एक जो स्पेशल रिलेशन था, ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन। कैसी मशीन है बेटा? ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें कुछ आउटपुट देंगे तो उससे यूनिक आउटपुट मिलेगा। मतलब x किसको मैप कर रहा है? fx। मतलब x से x को इनपुट देने पर हमें बाहर जो आंसर मिल रहा है वो fx मिल रहा है। तो बेटा क्या है कि अगर एक इनपुट से सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिले और जो तुम्हारा बक्सा है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इनपुट का काम करें, तो ये जो मशीन है इस मशीन को हम लोग फंक्शन मशीन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो फंक्शन मशीन बेटा क्या हो गई? फंक्शन मशीन एक ऐसी मशीन हो गई जो इनपुट जो भी इसमें दिया जाएगा उससे क्या मिलेगा? आपको यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा फंक्शन। अब बात ये आती है कि अगर हमने इनपुट x दिया और आउटपुट fx मिला, तो इसको x को क्या कहा जाता है और fx को क्या कहा जाता है? तो बेटा अगर इनपुट जो दिया गया है, जो उससे आउटपुट मिल रहा है, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ x। और ये क्या है बेटा? दिस इज द प्री इमेज ऑफ fx। बात समझ में आ गई? x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ fx और fx इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। अच्छा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड fx इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो बेटा पहला तो तरीका बता ही चुके हैं कि एरो डायग्राम से ऐसे एरो बना देते हैं और एलिमेंट्स को बना देते हैं। दूसरा तरीका होता है बेटा रोस्टर फॉर्म में। किसी भी फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो उसका तरीका ये होता है कि उसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं 1 2 2 3 3 4, जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा? इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहलाएगा डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ कितना हो गया? 1 2 3। और रेंज क्या होगी बेटा? रेंज क्या होगी? 2 3 और 4। तो फर्स्ट एलिमेंट is the domain, second element is the range of the function। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तीसरा बेटा फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म ये है कि इसमें फंक्शन को हम लोग उसकी डेफिनेशन से लिख देते हैं सच दैट x स्क्वायर बराबर y। ठीक है, अब इनके बारे में मान लो हमने कहा कि एक सेट A है, फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा पहला जो सेट कहलाता है
ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि f सच दैट n टू n, और डेफिनेशन क्या है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो fx बराबर एक्स स्क्वायर। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, यहां पर कॉमा करके लिख दीजिए कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो तरीका ये होगा कि f सच दैट n टू n fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डोमेन, ये तुम्हारा हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, और जो इससे आउटपुट मिलेंगे एक्चुअल में वो कहलाएंगे आपके रेंज। बात समझ में आ गई ना? सिंपल लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं बेटा इसमें? अच्छा, अब देखिए बेटा, ग्राफ से कैसे जानोगे कि कोई तुम्हें ग्राफ दिए हुए हैं और तुमसे पूछा जाए कि भाई ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है? तो सिंपल बात समझ लो कि अगर कोई फंक्शन दिया, मान लीजिए ये, तुमसे सवाल ये कहा जा रहा है कि भाई ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है, तो क्या करिए, सिंपली एक लाइन वाई एक्सिस खुद हो या वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया बेटा, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो कर्व को जितने पॉइंट पे कट कर रही होगी उसमें एक्स तो कांस्टेंट होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे 1,3 है, 1,1 है, 1,-4 है, तो देखो इनपुट में क्या हुआ 1, और आउटपुट क्या मिले, आउटपुट मिले 3, 1 और -4। इनपुट एक, आउटपुट अनेक। अगर इनपुट एक है और आउटपुट अनेक है तो ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि टू डिसाइड कि वेदर द गिवन ग्राफ is a graph of function or not, so what will you do, simply draw a line parallel to y axis और y axis itself, है ना, इसे ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं। if it cuts the curve at more than one point, graph given graph is not the graph of function। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा बेटा, दूसरा देखो एग्जांपल यहाँ पर, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि ये कर्व ये बना हुआ तुम्हारा, अब जरा बताओ, यहाँ ले आया, अब जरा देखो बेटा, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है। तो यहां पर देखो बेटा, जो एक्स वैल्यूज हैं, अगर किसी ग्राफ को देख के तुमसे कहा जाए कि भाई किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होती है, तो डोमेन एक्चुअली में क्या है, पोर्शन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, और रेंज क्या है बेटा, रेंज में सिर्फ सेम रही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना। आओ जरा जल्दी देखते हैं फटाफट हम लोग कि कुछ ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और उन ग्राफ को देख हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। देखो बच्चों, एक ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने, 1, बेटा मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, देखो ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि इसकी डोमेन और इस ग्राफ को देख के रेंज निकालनी है।
तो देखो जरा सा यहां पर मैंने क्या किया, ये देखो ये बना दिया बेटा, इसको 2 पे आ गया। तो जरा देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी इमेज क्या हो रही है, तो आप देख रहे हो 1 से लेकर 2 तक का पोर्शन जो है वो इस कर्व का, ये जो कर्व दिया हुआ आपका, इसकी इमेज पार्ट ये है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द वैल्यू फ्रॉम 1 टू 2। ये इंटरवल तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, क्लोज इंटरवल है। आओ जरा देखते हैं बेटा इसकी रेंज क्या हो रही है। तो जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो ये देखिए और ये देखिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, तो इस पोर्शन का जो वाई एक्सिस पे इमेज क्या हो रही है बेटा, आप देख रहे हो, ये देखो इमेज आ रही है। तो रेंज ऑफ दी फंक्शन बच्चों कितनी हो गई, तो आप कहोगे 1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज जो हैं वो रेंज बता रही हैं किसकी, इस गिवन ग्राफ की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी फंक्शन के ग्राफ को देख के उसकी डोमेन और रेंज डिस्क्राइब की जाती है। अब देखो बच्चों, तुम्हारे सामने कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिसका तुम्हें आंसर फटाफट लिख के बताना है। आपसे कहा जा रहा है ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें ग्राफ ना बना के सिर्फ 3 पॉइंट दिए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज इसके डोमेन और इसकी रेंज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करो, अब देखिए कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट की इमेज चाहे ले लो और चाहे इस पॉइंट को मेंशन कर दो। तो ये बेटा पॉइंट क्या होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,2, 2,1 और 3,4। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटे, तो आप कहोगे डोमेन जो है वो 1, 2, 3, और रेंज क्या है बेटा, तो रेंज कहोगे 1, 2 और 4। ये इसकी रेंज हो गई। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो बेटा मान लो अब दूसरा ग्राफ तुम्हें ये दिया हुआ है, ये एरो बना हुआ है। एरो बना होने का मतलब हो गया कि ये आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ये रुकेगा नहीं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि भाई इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ। तो जरा देखो बेटा, अगर इसको मैं यहां पे माइनस इन्फिनिटी लिखा हो, यहां पर प्लस इन्फिनिटी लिखा है, अगर मैं तुमसे कहूं इसकी इमेज क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी इमेज इस तरीके की बनेगी। मैं अदर कलर यूज कर ले रहा हूं, ये देखिए ये इसकी इमेज बनेगी। इसलिए इस पार्ट के लिए बेटा क्या होगा, इस पार्ट की इमेज भी ऐसे बनेगी एरो के साथ में। तो मतलब ये भी एरो जा रहा है, ये भी एरो जा रहा है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है बच्चों, वो आपकी हो गई ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज के लिए देखो बेटा क्या करोगे कि इस, मैंने कहा था रेंज का मतलब वाई वैल्यूज का कलेक्शन, मतलब वाई एक्सिस पर जो इमेज बन रही है उन सारी वैल्यूज का कलेक्शन। जो देखो बेटा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इस तरीके का बन रहा है ना, और इधर का करोगे तो वो भी यही बन रहा है। तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज है। एंड व्हाट इज द रेंज, तो आप रेंज कहोगे आर प्लस यूनियन 0। ठीक है, या इसको हम लोग 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है इसमें। तो नाउ यू आर इन द पोजीशन टू डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज थ्रू द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है कि रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, इनपुट अगर दिया जाए x
और जो आउटपुट है वो रियल वैल्यू निकले, तो ऐसे फंक्शंस जो हैं वो हमारे रियल वैल्यू फंक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों के सिलेबस में बेटा है एनडीए में, वो रियल वैल्यू फंक्शंस के बारे में ही चर्चा होगी और उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं उनमें से उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो बेटा यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन से हमको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा फंक्शन तुम्हारा है पहला पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? एफ एक्स बराबर ए जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन टिल ए एन। जहां पर बेटा एन जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो एक होल नंबर है, ठीक है ना, जीरो भी शामिल उसमें हो रहा है। और ए जीरो ए वन जो है ये कोई रियल नंबर है। तो ये आपका जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। तो इनका जो डोमेन बेटा होता है वो हमेशा ऑल रियल वैल्यूज होता है, ठीक है। और रेंज डिपेंड करती है कि वो इवन पावर है या ऑड पावर है। अगर यहां पर इवन पावर हो जाएगी तो ऑल रियल वैल्यूज जो है उसमें उसकी डोमेन तो रहेगी रहेगी, लेकिन रेंज जो होगा वो हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है बेटा, ये एक पैराबोलिक शेप होता है, ऐसे बनता है। तो तुम्हें दिखाई पड़ा इसकी डोमेन क्या है बेटा? इस फंक्शन की डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज है और रेंज जो है वो कहां स्टार्ट होती है? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये ग्राफ ओरिजिन जाता है। तो बेटा थोड़ा सा मैं ग्राफ सही बना दूं। ये ग्राफ जो है इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ऐसा। अब देख लो बेटा, इस ग्राफ का जो डोमेन है और रेंज दोनों ही ऑल रियल वैल्यूज है। बात समझ में आ गई आपको? तो फाइनली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन और रेंज हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकाल सकते हैं। डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगी और रेंज जो फंक्शन दिया होगा उस पर डिपेंड करेगी। बेटा दूसरा जो फंक्शन होता है वो आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये e की पावर x ग्राफ है। आप देख रहे हो कि ये धीरे से बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e की पावर x है, ठीक इसी तरीके बेटा हम लोग a की पावर x ग्राफ बना सकते हैं। जो a की पावर x होता है वो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या वो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कब बनता है? ये ग्राफ है a की पावर x, दोनों ही बेटा a की पावर x ग्राफ है। ये केस कब है? जबकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये केस तब है जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच लाई कर रही है। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज है, लेकिन रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। देखो क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रही है, ना ही एक्स एक्सिस कट करी है, हमेशा ऊपर की ओर मूव कर रही है। तो इसकी रेंज क्या हो गई? ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बात हम लोग करेंगे लॉग फंक्शंस के बारे में। लॉग फंक्शंस बेटा क्या होते हैं? ये देखो ये ग्राफ बना हुआ है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स टू द बेस ए का, ठीक है। और ये जो a है दिस इज मोर देन 1। तो आप देख रहे हो इसकी डोमेन जो है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव रियल वैल्यूज। देखो यहीं से ग्राफ मिल रहा है, इस जगह से, इसको छोड़ के बाकी सारा ग्राफ मिल रहा है। तो इसका मतलब डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी। रेंज क्या हो रही है? रेंज आप देख रहे हो नीचे जा रहा है और कहां तक जा रहा है? ऊपर तक जा रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई? ऑल रियल वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बेटा नेक्स्ट ग्राफ जो है
वो कौन सा होगा, होने वाला है आपका जो फंक्शन बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका रहेगा, जरा मैं इसको क्लियर कर दूं। यस बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, मैं फटाफट इसके ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उस ग्राफ से आप फटाफट देखिए कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको आपको याद रखना जरूरी है। देखो बेटे, ये स्क्रीन पर आपके ग्राफ बने हुए हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ग्राफ हैं। तो जो पहला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है वो साइन कर्व बना हुआ है, ये -पाई से लेकर +पाई तक। अगर जब बेटा इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसका कर्व जो है वो ठीक ऐसे ही इस तरीके से यूं मूव करता चला जाएगा जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी डोमेन क्या है साइन फंक्शन की, तो आप कहोगे डोमेन ऑफ दी साइन एक्स ऑल रियल वैल्यूज होगी। और रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होगी, तो आप देख रहे हो हाईएस्ट वैल्यू +1 है और लोवेस्ट वैल्यू -1 है, तो ये -1 से लेकर +1 तक हो गई। बेटा cos x फंक्शन sin x फंक्शन एक जैसा होता है, तो दोनों की डोमेन और रेंज सेम होती है। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल वैल्यूज, एंड रेंज इज फ्रॉम -1 टू +1। जरा यहां पर आ जाओ tan x पे, देखो tan x की डोमेन क्या होगी, तो आप देख रहे हो इसका बेटा ग्राफ जो है वो ये π/2 है माइनस का, और ये +π/2 है। तो जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं उसके ऊपर साइन का ग्राफ डिफाइन, सॉरी tan का ग्राफ डिफाइन नहीं होता है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल, ऑड माने 2n+1 के फॉर्म में, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। एंड व्हाट विल बी इट्स रेंज, तो रेंज देखो बेटा नीचे से जा रही है और कहां तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, जा रही है ना। तो जब नीचे से ऊपर जा रही है तो ऑल रियल वैल्यूज की रेंज आ गई। बेटा जरा देखो कॉट एक्स इसके नीचे बना हुआ है ये ग्राफ। कॉट एक्स जो है जहां पर tan डिफाइन होता है वहां पे कॉट, मतलब tan जहां पे डिफाइन नहीं होता है वहां कॉट डिफाइन होगा। जहां पे tan की वैल्यू 0 होगी कॉट की वैल्यू इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल कर्व है। तो बेटा इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, देखो ये 0 कहां कहां पे हो रहा था, देखो -पाई पे हो रहा था, 0 पे हो रहा था, पाई पे, तो इसके अंदर कॉट यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो r-n पाई। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी ऑल रियल वैल्यूज। और बेटा ध्यान रखना ये जो n है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यों, देखो 0, पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई, तो इस वजह से ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट
n पाई इसकी डोमेन होगी। ये तुम्हारा बना है ग्राफ cosec x का, तो cosec डिफाइन कहां नहीं होगा, जहां पे साइन की वैल्यू 0 होगी। तो cosec x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई होता है, ठीक है ना। मतलब जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं वहां पे cosec डिफाइन नहीं होगा। अब रेंज कहां से बता, देखो स्टार्ट है, रेंज आप देख रहे हो -1 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और 1 से इधर स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये कह सकता हूं कि माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होके -1 तक, और फिर 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। तो मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ cosec x, तो आप कहोगे कि माइनस इन्फिनेटिव टू -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक, सही है ना। और इसको बेटा ये भी कह सकते हैं कि cosec x में जो मॉड ऑफ cosec x मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू 1 होती है। जरा यहां पे आ जाओ, sec x की डोमेन क्या होगी, वो सारी वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और रेंज क्या होगी, रेंज विल बी सेम एज ऑफ cosec x, मतलब माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो नाउ ग्राफ ऑफ tan sin cos sec cosec इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, रेशनल फंक्शन जो दिया हुआ है, उसकी हम लोग डोमेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेटा वो क्या होगी, देखो अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो बेटा जब ऐसे इस टाइप के फंक्शन दिए हों, या ट्रिग्नोमेट्रिकल दिए हों, या रेशनल फंक्शंस दिए हों, या स्क्वायर रूट फंक्शन दिए हुए हों, इन फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि इनकी डोमेन में वो सारे पॉइंट शामिल होंगे जहां पर 1/0 ना मिले, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान रखोगे तो इस टाइप के फंक्शंस की डोमेन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो 3x प्लस 2 है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधे क्या कर दोगे, डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल वैल्यूज। मान लो लेकिन क्वेश्चन ये लिखा होता है fx बराबर 1/3x प्लस 2 लिखा होता है। अब भाई डोमेन क्या होती, तो देखो ऊपर तो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि बनी रहेगा हमेशा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहोगे, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पे 3x प्लस 2 0 हो जाए, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2/3। ये डोमेन किसकी हो गई, इस डोमेन ऑफ इस फंक्शन की हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है fx बराबर 1/x² -4। डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पर x² -4 0 हो जाए, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड +2। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा होता है fx इज इक्वल टू 1/x² प्लस 3x प्लस 2, इसकी डोमेन निकालनी। तो देखो जहां पर ये 0 हो जाएगा उसको छोड़ के बाकी सारी रियल वैल्यूज, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पे x² प्लस 3x प्लस 2 0 हो जाए, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर 0 आ जाए, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड -2। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें किसी को। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि fx की वैल्यू जो है वो अंडर रूट x लिखी हुई है, तो इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन के लिए अंडर रूट, मैंने कहा था डोमेन के लिए अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
तो डोमेन के लिए अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x इज मोर देन आर इक्वल टू 0, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गई, तो आप कहोगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक। लेकिन अगर क्वेश्चन लिखा हो, ये लिखा हुआ f(x) बराबर अंडर रूट 3x माइनस 4 लिखा है, हमें इसकी डोमेन निकालनी, तो भाई क्या हो जाएगा, कहोगे 3x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4/3। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज इट्स डोमेन, तो आप कहोगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4/3 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब बेटा मालूम मैं तुमसे कहा कि f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो आप कहोगे x प्लस 3, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। अपने मन में इसको रखो कि अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो क्या आएगा, x बराबर -3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 लिख दिया और यहाँ पर +3 लिख दिया। अब देखिए तरीका होता है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो प्लस। तो x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो आप कहोगे कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव है, तो माइनस इन्फिनेटिव टू -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनेटिव तक, और यही क्या हो गई, यही जो है आपकी डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन हो गई। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है इसमें। अगली प्रॉब्लम को देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी डोमेन निकालनी है, तो इसका मतलब हुआ कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज की कोई जगह नहीं है डोमेन निकालने के लिए, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस वीडियो बनी उसमें देखिएगा आप, जब मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था, तो इसमें आप लोग क्या करिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना दीजिए। तो क्या करिए, इस पूरे इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर -16 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको फिर से करिए बेटा, x प्लस 4 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या किया भाई, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे क्या लिखा, -4 और +4, इसको अलग अलग 0 के बराबर रखने पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो -4 और 4 है। फिर क्या करोगे, वेविकर मेथड लगाओगे। बेटा वेविकर मेथड में क्या होता है, सीधे इस तरीके के वेव्स बना देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो जिस जगह से क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है बेटे, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, वी नीड दिस पोर्शन। कौन सा पोर्शन, वी नीड दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन में x की वैल्यू क्या है, तो कहोगे x बिलोंग्स टू -4 से लेकर +4, और यही क्या हो गई, आपकी डोमेन हो गई। समझ में आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।